विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की आप बीती है जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से जिंदा बचकर निकला। और ये हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म हो रहा हो तब भी जीने का मकसद कैसे ढूंढा जा सकता है। फ्रैंकल की कहानी की शुरुआत ही इस बात से होती है कि असली लड़ाई उन बड़ी बड़ी भयानक चीजों में नहीं थी। नहीं, वो तो थी ही, पर असली जंग थी रोज की छोटी छोटी अनगिनत तकलीफों में, हर दिन की पीड़ा में। और बस यहीं से उनकी कहानी का जो असल मतलब है वो शुरू होता है। कहानी का पहला पड़ाव पहचान का पूरी तरह से मिट जाना। ये एक सोचा समझा तरीका था किसी भी इंसान की हस्ती को खत्म करने का। जैसे ही कोई कंसंट्रेशन कैंप में आता था, उसकी अपनी पहचान, उसका मैं, सब कुछ छीन लिया जाता था। सोचिए, पल भर में आप एक इंसान नहीं रहते, आप सिर्फ एक नंबर बन जाते हैं। ये एक बहुत ही क्रूर प्रक्रिया थी जहां आपकी पहचान, आपकी यादें, आपका नाम सब एक झटके में मिटा दिया जाता था। ये था विक्टर फ्रैंकल का नंबर। उस एक पल के बाद वो कोई माने हुए मनोचिकित्सक नहीं थे, ना ही कोई विक्टर फ्रैंकल थे। वो बस एक नंबर थे, एक बहुत बड़ी गुमनाम भीड़ का हिस्सा। जरा सोचिए, किसी की जिंदगी भर की मेहनत, उसकी लिखी हुई किताब को कोई कूड़ा कह के फेंक दे। बस उसी पल फ्रैंकल को एक कड़वा सच समझ आ गया कि अगर यहां जिंदा रहना है तो अपने पूरे अतीत को, अपनी पुरानी जिंदगी को मिटाना होगा। ये एक बहुत दर्दनाक एहसास था, पर उस नई भयानक दुनिया में टिके रहने के लिए ये जरूरी था। फ्रैंकल ने वहां जो देखा उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि कैंप में एक कैदी का दिमाग, उसकी मानसिक हालत 3 अलग-अलग फेज से गुजरती थी। एक पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी थी। पहला फेज था शॉक, एक सदमा। इसमें एक झूठी उम्मीद होती थी कि शायद सब इतना बुरा नहीं होगा, शायद हम बच जाएंगे। लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी दूसरे फेज में बदल जाती थी, उदासीनता। मतलब एक तरह की इमोशनल डेथ, हर तरह की फीलिंग्स का मर जाना। और ये जरूरी था, एक कवच की तरह जो उन्हें रोज के उस भयानक मंजर से बचा सके। तो शुरू में जो डर और दहशत थी, उसकी जगह धीरे धीरे एक ठंडी पत्थर जैसी उदासीनता ने ले ली। ये वो हालत थी जहां कैदी अपने साथियों को पिटते या मरते हुए देखते थे और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता था। ऐसा लगता था मानो महसूस करने की जो शक्ति है वही खत्म हो गई हो। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। सोचिए जरा, जब किसी इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, सब कुछ, तो आखिर में बचता क्या है? और इसका जवाब बाहर की दुनिया में नहीं था, इसका जवाब अंदर था, मन की दुनिया में। फ्रैंकल ने एक हैरान करने वाली चीज देखी। जो लोग ज्यादा सेंसिटिव थे, ज्यादा भावुक थे, वे अक्सर बेहतर तरीके से सरवाइव कर पाए। क्यों? क्योंकि वो बाहरी दुनिया की क्रूरता से भागकर अपने अंदर, अपने मन की अमीर दुनिया में, अपनी आध्यात्मिक आजादी में पनाह ले सकते थे। ये अंदर की ताकत कई तरीकों से आती थी, जैसे अपने किसी प्यारे की याद या फिर प्रकृति की सुंदरता के बारे में सोचना। कभी कभी एक कड़वा मजाक या मन ही मन में कोई गाना गुनगुनाना। ये छोटी छोटी चीजें उन्हें उस वीरान हकीकत से कुछ पलों के लिए बहुत दूर ले जाती थीं। फ्रैंकल इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। एक बर्फीले दिन जब वो ठंड और भूख से बेहाल होकर चल रहे थे, तब उन्होंने अपने मन में अपनी पत्नी की छवि को बसा लिया और उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम, प्यार किसी इंसान की मौजूदगी का मोहताज नहीं है। इंसान की असली मुक्ति प्यार के जरिए और प्यार में ही है। ऐसी ही एक और कहानी है। कुछ कैदी उन कांटेदार तारों के पीछे से एक बेहद खूबसूरत सूर्यास्त देखते हैं और उनमें से एक दूसरे से कहता है, देखो दुनिया कितनी कितनी खूबसूरत हो सकती थी। ये पल दिखाता है कि इंसान के अंदर की सुंदरता को महसूस करने की क्षमता को कोई भी कैद नहीं कर सकता। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये हमें फ्रैंकल के सबसे गहरे, सबसे जरूरी नतीजे पर ले जाता है। वो एक विचार जो उनके पूरे दर्शन की नींव है। फ्रैंकल ने यह पाया कि एक इंसान से उसका सब कुछ छीना जा सकता है, घर, परिवार, आज़ादी, यहाँ तक कि कपड़े भी। लेकिन एक चीज़, बस एक चीज़ है जो कोई नहीं छीन सकता, और वो है किसी भी हालात में अपना नज़रिया, अपना रवैया चुनने की आज़ादी। यही इंसान की आखिरी आज़ादी है। देखिए, बाहर क्या हो रहा है वो गार्ड्स और हालात तय कर रहे थे, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। लेकिन अंदर क्या होगा, मन में क्या चलेगा, ये हर कैदी का अपना फैसला था। वो किस तरह का इंसान बनेगा, ये सिर्फ कैंप के माहौल पर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदरूनी फैसले पर निर्भर करता था। और यही अंदरूनी आज़ादी, यही वो चाबी थी जिससे तकलीफ में भी कोई मकसद ढूंढा जा सकता था।
और यही हमें जीने की इच्छा शक्ति के सबसे जरूरी पहलू की ओर ले जाती है। नीत्शे का ये मशहूर कोटेशन इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। जिसके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। जिन कैदियों के पास जीने की कोई वजह थी, कोई अधूरा काम पूरा करना था या कोई अपना था जो उनका इंतजार कर रहा था, वो लगभग हर तकलीफ झेल जाते थे। भविष्य का एक मकसद ही उनकी जीने की इच्छा को ताकत देता था। एक कैदी की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उसे एक सपना आया था कि 30 मार्च को कैंप आज़ाद हो जाएगा। उसने इस उम्मीद पर जीना शुरू कर दिया, लेकिन जब 30 मार्च आया और गुजर गया और कुछ नहीं हुआ, तो उसकी सारी उम्मीद टूट गई। अगले ही दिन 31 मार्च को उसकी मौत हो गई। भविष्य से विश्वास उठ जाना सचमुच जानलेवा हो सकता है। फ्रैंकल का तर्क ये था कि हमें अपना नजरिया बदलना होगा। सवाल ये नहीं है कि हम जिंदगी से क्या उम्मीद करते हैं, असली सवाल तो ये है कि जिंदगी हमसे क्या उम्मीद करती है। ये सोच हमें किस्मत का शिकार बनने से रोकती है और हमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने वाला बनाती है। और आखिर में फ्रैंकल हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाते हैं कि ये मायने नहीं रखता कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि जिंदगी हमसे क्या चाहती है। हर इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने खास हालात में अपनी जिंदगी का मकसद खुद खोजे। तो सवाल ये है कि जिंदगी आज हमसे और आपसे क्या उम्मीद कर रही है।